डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जितना देर भी कर रहे होंगे बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। अपने लय को बना के रखिएगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भारत जैसे देश में या विश्व के लगभग विश्व के सभी देश में लॉकडाउन का असर हम मानवों के दिमाग पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों का जो पहला कर्म है वो हम लोगों को करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और भारत सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश को भी पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें। तो आज हम लोग विश्व की सबसे बड़ी संस्था के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही बोले कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था, तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो है वो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुआ, क्या उद्देश्य था, इसको बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यूएनओ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। और आप लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई 28 जुलाई 1914 को हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक यह युद्ध चला था। यानी 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध में सारा दोषी जो है वो जर्मनी के ऊपर सौंप दिया गया था। सारा दोषी जर्मनी के ऊपर सौंप दिया गया। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ दोषी जर्मनी के ऊपर सौंप दिया गया। फिर क्या होता है कि 28 जून 1919 को एक ट्रीटी होता है, एक संधि होता है जो वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साय की संधि में जो बात होता है कि उसमें भी सारा दोषी जो है जर्मनी के ऊपर ही लगा दिया जाता है। तो जर्मनी के ऊपर जर्मनी को दोष ठहराया जाता है और जर्मनी पे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती है। जैसे जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना होगा। अब मतलब क्या होगा कि इसे बेचारा हार भी गया और उस पर दोषारोपण भी हो गया नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको टैक्स भी भुगतान करने को कहा गया। उसके बाद क्या होगा कि जर्मनी अपनी कॉलोनी को स्थापित नहीं कर सकती थी। यानी कि जर्मनी पे ये भी पाबंदी लगा दिया कि जर्मनी जहाँ अपनी कॉलोनी को स्थापित करता था वो जर्मनी अपनी कॉलोनी को स्थापित नहीं कर सकता है। ये बातें हो गई। उसके बाद जर्मनी को ये भी बात बोल दिया गया कि 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकती है। अब जर्मनी पे इतनी सारी पाबंदियां लगा दी गई, जर्मनी को घुटन सा होने लगा। तो घुटन सा होने लगा, जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसी समय जर्मनी को अमेरिका सहायता करने के लिए तैयार हो गया और सहायता करने के लिए कुछ आर्थिक मदद की। तो अब इस तरह से आर्थिक मदद किया जिसमें अमेरिका अपने ही हक में किया। लेकिन क्या हुआ कि जब 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हो गया, जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गया, तब अमेरिका अपना पैसा जर्मनी से क्या किया, मांगने लगा। अब जर्मनी की स्थिति तो उतनी अच्छी थी नहीं, तो जर्मनी पैसा कहाँ से देती। तो क्योंकि विश्वव्यापी मंदी 1929-30 में आ गया था, जिसके कारण अमेरिका के द्वारा जर्मनी से जो भी आर्थिक मदद किया गया था यानी पैसों की मांग किया जाने लगा। तब जर्मनी ये सब सारी चीज़ों को देखकर कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है।
तो जर्मनी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास पाने के लिए सब कुछ था। तो तब क्या करेगा जर्मनी? तब जर्मनी कहेगा कि इसे हम लोग पूरे यूरोप पर कब्जा करेंगे। तब जर्मनी कहेगा कि हम लोग पूरे यूरोप पे कब्जा करेंगे। तब जैसे ही जर्मनी पूरे यूरोप पे कब्जा करने की बात सोचेगा, ऐसा ही बात यूरोप के लगभग देशों में सोचने लगा, जैसे इटली हो गया, जापान हो गया, ये सब भी सोचने लगेगा कि इसे चलो हम भी यूरोप पे कब्जा करते हैं। तब क्या होता है कि इसी समय जर्मनी जब पोलैंड पे आक्रमण करता है, जर्मनी जब पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, यानी जब जैसी जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण करता है तो 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है और 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो अब देखिए तब क्या होता है कि इसी समय क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस का सम्मेलन होता है। पेरिस में एक सम्मेलन होता है प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो पेरिस में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में होता है कि वैश्विक लेवल पे युद्ध नहीं होगा या कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जो युद्ध जैसी स्थिति को कंट्रोल कर ले, या युद्ध की जैसी स्थिति बनता है उसको कंट्रोल कर ले, उसको ना होने दे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में ये बात किया गया था। तो तब क्या होता है कि वही पेरिस सम्मेलन में 10 जून 1920 को लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत होती है, ताकि जो है वैश्विक लेवल पे जो युद्ध हो रहा है या यूरोप में जो युद्ध हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल हो जाता है, लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तब अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा देश जो था वो 2 पार्ट में बट गया था, जैसे एक एलाइड नेशंस यानी मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र एक्सिस नेशंस तो में बट गया था। जो धुरी राष्ट्र में जो थे जर्मनी था, इटली था, जापान था, ये धुरी राष्ट्र के जो भी सदस्य देश था वो हार हुई। तो अब क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र यहाँ पे जीत गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो रूजवेल्ट जो है एक सम्मेलन बुलाया 22 जून 1947 को रूजवेल्ट के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया और कहा गया कि तीसरा विश्व युद्ध न हो, कुछ ऐसा उपाय किया जाए, या तीसरे विश्व युद्ध की कोई हल्की सी भी अगर संभावना अगर दिख रही है तो उसे तुरंत कैसे दबाया जाए, इस तरह की बात किया गया सम्मेलन में। और कुछ एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो इस तरह की समस्या को खत्म करने में मदद करे। तब लीग ऑफ नेशंस की जगह पे यूएनओ की स्थापना हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को कर दिया गया। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया। तो अब यूएनओ की स्थापना किया गया तो स्थापना से पहले चार्टर बनाया गया था। स्थापना से पहले यूएनओ में चार्टर बनाया गया था और उस चार्टर पे जो हस्ताक्षर किया गया था उसमें भारत भी शामिल हुआ था। तो अब बात होता है कि उस चार्टर पे कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किया। तो कुल कितने देशों के लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 51 देश के लोगों ने किया था। किसी किताब में 50 लोग भी मिलता है, लेकिन ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया तो उसमें उसका आंसर जो था 51 लोग था। तो ध्यान रखिएगा कि आंसर 51 ही होगा,
ध्यान रखिएगा कि 51 लोगों ने हस्ताक्षर किया। अब क्या हुआ कि जब एक सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में याल्टा सम्मेलन हुआ। तो याल्टा सम्मेलन हुआ, उसी में 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था। नहीं, 25 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को के याल्टा सम्मेलन में इन सभी देश के लोगों के द्वारा सिग्नेचर किया गया था। तो अब इसके चार्टर में लगभग 113 अनुच्छेद हैं और 13 अध्याय हैं। तो अगर सवाल यहाँ से आता है कि यूएनओ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, तो 113 अनुच्छेद हैं और कितने अध्याय हैं, तो 13 अध्याय हैं। तो यूएनओ के संविधान को, अगर यूएनओ को संविधान को चार्टर के नाम से जाना जाता है। अगर सवाल पूछता है कि यूएनओ के संविधान को किस नाम से जाना जाता है, तो यूएनओ के संविधान को चार्टर के नाम से जाना जाता है। अगर सवाल यहाँ से आता है कि चार्टर के प्रस्तावना को किसने बनाया, चार्टर के प्रस्तावना को किसने बनाया, तो चार्टर के प्रस्तावना को फील्ड मार्शल स्मुट्स के द्वारा बनाया था। SMUTS, फील्ड मार्शल स्मुट्स के द्वारा बनाया गया। अब बात करते हैं हम लोग यूएनओ में कुल देश। तो यूएनओ में कुल देश 193 है, 193 सदस्य देश है, 192 सदस्य देश ईस्ट तिमोर है और 193 यानी 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग यूएनओ के उद्देश्य, यूएनओ के झंडे के बारे में बात करेंगे, यूएनओ के अंग के बारे में बात करेंगे। तब तक इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।